हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो टेली टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज उसका 28वां टेस्ट है और इस 28वें टेस्ट के अंदर हम यूनिट नंबर 4 के टॉपिक उद्देशिका यानी प्रस्तावना के विषय में बात करेंगे। आज के इस टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 25 क्वेश्चन, जो कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जिनके विषय में अपने बात करेंगे। हम देखेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आप भी जान सकते हैं कि आपने अपने टॉपिक को कितना तैयार किया है, आपको कितना याद हो चुका है। दोस्तों देखिएगा, ये हमारी पहली, दूसरी और तीसरी जो हमारी यूनिट है, इन सब के जो टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपने चौथी जो यूनिट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका पहला टॉपिक है उद्देशिका। दोस्तों, अगर आपने इस टॉपिक को पूरा नहीं किया है तो आई बटन पर और प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से भी इसके लिंक को ले सकते हैं, जहां पर आपको ये पूरा जो टॉपिक है उसका पूरा लेक्चर मिल जाएगा। लगभग आधे घंटे में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आप टेस्ट देने के बाद में भी देख सकते हैं इसको पूरा। और कल जो हमारा टेस्ट होगा वो मूल अधिकार के विषय में होगा। तो मूल अधिकार के टॉपिक को भी आप एक ही वीडियो में, लगभग 55 मिनट का वीडियो है, जिसके अंदर आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया गया है, जहां से जाकर के आप इस टॉपिक को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिएगा दोस्तों, यही रहेगा कि आप पहले कल तक इस टॉपिक को तैयार कर लें। जैसे कल मूल अधिकार का टेस्ट आपका होना है, तो आप कल तक इस एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। आप किताबों से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें। अगर आपको लेक्चर देखना है तो लगभग 55 मिनट के अंदर ये टॉपिक आपका पूरा हो ही जाएगा, मैंने बता दिया है। तो आप इस टॉपिक को पूरा करें और कल टेस्ट में आकर के देखें कि आपको कितना याद हुआ है, आपने कितना याद किया है, या किस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, तो यही हमारा सबसे अच्छा तरीका रहने वाला है। दोस्तों, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है कौन सा है। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। शब्द है हमारे पास में समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। हमें बताना क्या है, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम देना है, यानी इनको क्रमानुसार बताना है, जैसा प्रस्तावना में दिया गया है। दोस्तों, 3 1 4 2, 3 4 1 2, या फिर 3 4 2 1, या फिर 4 1 3 2। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पहला, यानी सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले है सार्वभौमिक, जो स्पष्ट होता है हम भारत के लोग से। दूसरा आता है समाजवादी, तीसरा आता है हमारा धर्मनिरपेक्ष और चौथा आता है हमारा प्रजातांत्रिक। इस प्रकार से है प्रस्तावना, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। दोस्तों चाहे कितने भी प्रश्न पूछे, बिना प्रस्तावना के कभी पेपर नहीं बनता है। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना अच्छे से याद होनी चाहिए, उद्देशिका अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर उसके प्रत्येक शब्द की व्याख्या को देखें और उसमें जो डेट वगैरह है उनको देख लें, तो आपका टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। प्रस्तावना में से क्वेश्चन या तो शब्दों की व्याख्या से पूछे जाते हैं, या पूछा जाता है कौन सा जोड़ा गया था, शब्द कौन सा हटाया गया या फिर जोड़ा गया, इसकी जो है संविधान में वैल्यू क्या है, क्या इसको मान्यता प्राप्त है, क्या संविधान का भाग है या नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक में से बनते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। हमें बताना है 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो कौन से शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। समाजवादी, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो दोस्तों, सही उत्तर का चयन करते हुए जो है कूट में से हमें उनका उपयोग करना है। 1 2 3 सही है, 1 व 3 सही है, 1 2 व 4 सही है, या 2 3 व 4 सही है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? अब तक सोच लिया होगा तो बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। 1 व 3 हमारा सही है, यानी जो शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से, कब हुआ इसका प्रश्न आगे आपके लिए आ जाएगा। तो दोस्तों, कौन से शब्द जोड़े गए? एक तो समाजवादी जोड़ा गया है और दूसरा कौन सा जोड़ा गया है? पंथ निरपेक्ष। ये आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अभिप्राय क्या है? गणतंत्र का मतलब क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जो है जनता के पास में है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या फिर भारत राज्यों का संघ है। ये जो गणतंत्र शब्द है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है क्या?
पूरी तरह से तो नहीं है भारत में, क्योंकि देखिएगा है तो सही लेकिन वो सरकार के द्वारा है, ये इसका अर्थ नहीं है बिल्कुल भी। भारत में संसदीय शासन नहीं है ऐसा तो नहीं है ना, संसदीय शासन तो है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर वंशानुगत शासन होता है, राजा का बेटा राजा बनता है, तो अगर राजा वाली बात होती है तो राजतंत्र कहलाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, यानी जो हमारे देश का सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं है, बल्कि वो चुना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति उस पद पर जाकर के बैठ सकता है अगर वो योग्यता है उसमें और वो वहां तक पहुंच सकता है। तो ये किसी इस तरह से नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी वंशानुगत नहीं है ये पद, और भारत राज्यों का संघ है, ये इससे संबंधित भी नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही इस शब्द का अर्थ होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ आप एक और चीज भी देख सकते हैं, यहाँ वंशानुगत नहीं है बल्कि चुना जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला चौथे प्रश्न की बात करें, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या फिर हम भारत के लोक शब्दों से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? लौकिक सार्वभौमिकता है, ये स्पष्ट करता है हम भारत के लोग, ये जो शब्द है इसके द्वारा स्पष्ट होता है। दोस्तों ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं, दोबारा भी कभी पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न प्रस्तावना में से बनते हैं। छोटी जरूर है प्रस्तावना, लेकिन उसमें से प्रश्न बहुत बनते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? हमने क्या कहा? 1975 की बात कर रहे हैं, 75 की। ऑप्शन है बंधुत्व, संप्रभु, समानता और अखंडता। तो दोस्तों कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अखंडता। अखंडता शब्द इसमें शामिल नहीं था जब संविधान बना था, ये बाद में जोड़ा गया था। दोस्तों तो ये हमें ध्यान में रखना है कि संविधान संशोधन हुआ 42वां, उसके बाद में जोड़ा गया। कब हुआ वो आगे प्रश्न में देखेंगे। तो अखंडता शब्द जो है वो इसमें जोड़ा गया था, यानी ये 1975 में, जब तक यानी 1975 तक कोई संशोधन नहीं हुआ था, इसलिए इसमें ये शब्द जो हमारी प्रस्तावना, मूल प्रस्तावना थी, तब से मौजूद थे। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा हमारा प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करता है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, या फिर सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है कौन सा हो सकता है? पहला बिल्कुल सही है, यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। बात करें अगले प्रश्न की, 7वां हमारा जो प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना और बताइए कौन सा सही है। हमारे पास में कुछ फैक्ट है, हमें उसमें से सही छांटना है। दोस्तों पहला जो ऑप्शन है, यानी पहला जो तथ्य है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना था। दूसरा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। कौन सा सही है हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन में से देखिएगा, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 2, 4 सही है, 1, 2, 3 सही है, या 2, 3, 4 सही है। दोस्तों तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है 1, 2 व 4 सही है। दोस्तों नेहरू ने जो देखिएगा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखे थे वही आगे जाकर के उद्देशिका बनते हैं, ये बात सही है। इसकी प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पर न्याय नहीं दिया जा सकता। संविधान में कुछ बात अटक जाए, कुछ उसकी व्याख्या करनी हो तो इसमें ये योगदान देती है, क्योंकि ये हमारे संविधान के जो निर्माता थे उनका जो भावना है वो इसमें दृष्टिगत होती है। दोस्तों तो वहां पर इसको काम में लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें संविधान का सार दिया हुआ है। दोस्तों लेकिन न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पर इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर किया नहीं जा सकता था तो फिर हमने शब्द किस प्रकार से जोड़े, तो ये बात हमारी क्या होगी, बिल्कुल गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ये बात भी हमारी सही है। दोस्तों तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? 1, 2 व 4, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान को लागू किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इनमें से सही कौन सा है? ये हम बात कर रहे हैं, इस डेट को हमेशा ध्यान रखिएगा जब संविधान हमारा लागू हुआ था।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ये जो 2 शब्द हैं ये बाद में देखिएगा जोड़े गए थे, ये शब्द और ये शब्द बाद में जोड़े गए थे, ये था पहले मूल था और ये अभी वर्तमान में है दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का अभिप्राय क्या है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, या फिर धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर चौथा है, यानी भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। भारत किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, उसके धर्म के मामले में वो देखिएगा सभी को स्वतंत्रता देता है दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता है हम इसको 2 रूप में देखते हैं, एक नकारात्मक और एक आती है सकारात्मक। तो नकारात्मक और सकारात्मक को भी देख लीजिएगा। नकारात्मक यानी भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। दूसरी बात सकारात्मक यानी राज्य जो है, भारत राज्य जो है सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। तो इस रूप में हम धर्मनिरपेक्षता का अर्थ देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? ये याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन कौन कौन से हैं? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसीदास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में एक धारणा प्रस्तुत की गई कि उद्देश्य का जो है संविधान का भाग है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें। निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन सा है जिससे स्पष्ट होता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, या फिर 9वीं अनुसूची, या राज्य नीति के निदेशक तत्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो सकता है, यानी किस में धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है? बिल्कुल सही है आपका, संविधान की प्रस्तावना में ये बात व्यक्त की गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, या फिर आर्थिक स्वतंत्रता। कौन सी नहीं है दोस्तों? आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है दोस्तों। कौन कौन सी स्वतंत्रता है देखिएगा? विचार की स्वतंत्रता है, फिर उसके बाद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फिर विश्वास की स्वतंत्रता है, फिर धर्म की स्वतंत्रता है, और फिर उपासना की स्वतंत्रता है दोस्तों। ये स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई है दोस्तों। ये सीक्वेंस भी कई बार पूछ लेता है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। देखिएगा कैसे याद रखेंगे, एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? सबसे पहले क्या आता है? विचार आता है। अगर विचार आएगा तो उसे आप क्या करेंगे? अभिव्यक्त करेंगे। अगर अभिव्यक्त करेंगे तो उस पर लोग विश्वास करेंगे, और विश्वास करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? धर्म बन जाएगा, क्योंकि विश्वास ही धर्म है। और धर्म में क्या होती है? उपासना होती है। तो ये स्वतंत्रताएं आप इस तरह से एक सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां हमारा जो प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, या फिर अंतःक्रियावाद। कौन सा माना जाता है दोस्तों? ये सिद्धांत माना जाता है सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात की गई है दोस्तों प्रश्न को समझ लीजिएगा। क्या कहा मैंने कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, यानी संख्या बतानी है। स्वतंत्रता की संख्या बतानी है, समानता की संख्या बतानी है, भ्रातृत्व की संख्या बतानी है दोस्तों। जैसा क्रम उल्लेखित है 3 5 2 1 1 3 5 2, या फिर 2 5 3 1, या फिर 5 2 1 3। तो इस प्रश्न का जो तात्पर्य है वो ये है कि न्याय, अगर हम इसको ये वाला डालना चाहें तो 1 प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की समानता है, और 2 प्रकार का भ्रातृत्व है। इस प्रकार से हमें देखना है। तो आई होप प्रश्न समझ गए होंगे। तो आंसर चेक कर लीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पहला, यानी न्याय है वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का न्याय है दोस्तों। कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन से न्याय हैं? कौन कौन से न्याय हैं? तो देखिएगा, सामाजिक न्याय है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक है और राजनीतिक है।
ये 3 प्रकार के न्याय हैं। और स्वतंत्रता की बात करें तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता होगी, इसके हिसाब से 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पिछले प्रश्न में भी हमने इसके विषय में बात की थी, उस क्रम को आप दोबारा दोहरा सकते हैं। सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है, विचार। विचार आता है तो हम क्या करते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त करते हैं तो लोगों को उस पर विश्वास हो सकता है, विश्वास हो सकता है तो धर्म बन सकता है, और धर्म में होती है उपासना। ये 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता बताई गई है। समानता की बात करें तो समानता कितने प्रकार की है, यहाँ देखिएगा 2 प्रकार की समानता है। 2 प्रकार की समानता कौन सा है, एक तो प्रतिष्ठा और एक है अवसर की समानता। ये 2 प्रकार की समानताएं मौजूद है, भ्रातृत्व एक ही है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, 1 नंबर होगा। दोस्तों इन चीजों को याद रखिएगा, ये सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है, यानी निम्न में से कौन सा क्रम सही है पूछा गया है, इसलिए दोबारा भी पूछा जा सकता है। बात करें अगले प्रश्न की, 15वां हमारा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रस्तावना को क्या किया जा सकता है, ऑप्शन है जो सही हमारा उत्तर है वो है ये है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। दोस्तों विधिक स्वरूप के रूप में इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसके आधार पर न्याय नहीं दिया जा सकता है। ये चीजें अभी तक संविधान में नहीं है। दोस्तों आगे बात करें अगले प्रश्न की, 16वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, या फिर KM मुंशी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है KM मुंशी। KM मुंशी ने कहा है जन्म कुंडली, आप इसको याद रखिएगा, अच्छे से पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन है हमारे पास में बेरोबारीवाद, AK गोपालनवाद, विपर्स विवाद, या फिर केशवानंद भारतीवाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में जो कहा गया उसके अनुसार उद्देशिका जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है, उसको याद रखिएगा, अभिन्न अंग है। उसका संविधान के अंदर वही स्थान है जैसे बाकी उपबंध हैं, उसी प्रकार से इसका भी स्थान है। दोस्तों दूसरी बात कि उद्देशिका में क्या किया जा सकता है, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे की बात को याद रखिएगा, यानी मूल ढांचे में जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में नहीं किया जा सकता। संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। और एक बात कि उद्देशिका जो है वो न्याय योग्य नहीं है। दोस्तों न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई डिसीजन नहीं दे सकते, अपने प्रस्तावना के आधार पर कोई डिसीजन नहीं दिया जा सकता है। आई होप कि इसकी जो वैधानिक स्थिति है वो भी आप समझ गए होंगे। बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। दोस्तों तो कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। अगर आपने इसके ऑप्शन अच्छे से पढ़े हैं तो बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। कौन सा है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 नहीं है, यह अंगीकृत करने की है। दोस्तों तो लागू होने की कौन सी है, 26 जनवरी 1950 है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो ये चीजें भी गलत हो जाती है। ये सही है, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को जो है रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत किसी देश पर डिपेंड नहीं है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा अन्य किसी अन्य देश को दे सकता है, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ की बात मानने को बाध्य है। हमने कहा संप्रभु भारत, इसका जो हमें बताना है, व्याख्या करनी है और ये बताना है इनमें से कौन सा इससे संबंधित नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है चौथा, भारत संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ कहा गया है कि बाध्य है। भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, अब किसी का उपनिवेश नहीं है और कोई हिस्सा जो किसी अन्य देश को भी दे सकता है, जैसा हमने पिछले दिनों में बांग्लादेश के साथ में भी देखा था। दोस्तों तो ये सारी चीजें हमारी सही है, ये सही नहीं है। संप्रभु का मतलब है हमारे मालिक हम खुद ही हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। दोस्तों 20वें प्रश्न की बात करें, सामाजिक समानता का क्या अर्थ है, यानी सामाजिक समता जो दी गई है
संविधान में उसका क्या अर्थ है? अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है, या निम्न में से कोई नहीं। देखिएगा, सामाजिक समता का मतलब क्या है हमारे संविधान के अनुसार? वो है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार नहीं है। कोई ऐसा वर्ग है उसको विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए सारे क्या हो गए, समान हो जाते हैं दोस्तों। 21वां जो हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? हमें बताना है अमेरिका है, या फिर अफ्रीका है, या ऑस्ट्रेलिया है, या फिर आयरलैंड है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान की भाषा को लिया गया है, वहां से दृष्टिगत होती है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 22वां हमारा प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? कितनी बार संशोधन हो चुका है दोस्तों? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या फिर संशोधन नहीं किया गया है दोस्तों? तो याद कीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन कितनी बार हो चुका है? एक ही बार हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? एक बार ही संशोधन किया गया है, अभी तक कोई और संशोधन नहीं हुआ है दोस्तों। बात करते हैं 23वें प्रश्न के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? और जो पिछले प्रश्न में हमने बात की, संशोधन एक बार हो चुका है, किस संशोधन में हुआ था? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 40वां 1976, 42वां 1976, या फिर 44वां 1978। तो आई होप इसका रिकॉल आप करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आपका होना चाहिए। कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, 24वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? भारतीय जनता के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, या फिर तत्कालीन भारतीय सरकार के द्वारा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है, डायरेक्ट जो हमारा आंसर निकलता है, किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? आप प्रस्तावना को याद करेंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा, हम भारत के लोग, और लास्ट में क्या है, अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं दोस्तों। तो कौन किया गया? हम भारत के लोग यानी भारत की जनता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय जनता। अगले और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 25वां। उद्देशिका के आरंभिक जो शब्द हैं, हम भारत के लोग, किसके समरूप है यानी किसके समान हमें दिखाई देते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका के अनुसार, या फिर अमेरिकी संविधान के प्रस्तावना के अनुसार, या फिर इंग्लैंड के संविधान की उद्देशिका के अनुसार, या फिर भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे स्वयं लिखा था दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, हम जो है वो है पहला, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका के अनुसार ये बिल्कुल लिखा हुआ है। आपको वैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो कहा गया है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें कहा जाता है हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, वैसे ही यहाँ पर हमने क्या कहा है, हम भारत के लोग। तो दोस्तों ये थे उद्देशिका से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, या जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनकी बात की। अगले टेस्ट के अंदर यानी कल के टेस्ट में हम मूल अधिकारों के विषय में बात करेंगे। आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत सा मैटर अवेलेबल होगा आपके पास में, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो देखना चाहते हैं तो वापस आपको बता दूं, 55 मिनट के अंदर जो है ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आप इसको बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको तैयार करें और कल टेस्ट में अपने आप की जांच करें दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार पहुंचे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स की पीडीएफ भी आपको जल्दी से जल्दी जो है अवेलेबल करवा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।